हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, ये हमारी MTS 001 के हैंड आउट्स हैं, जो आप ऑनलाइन भी आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारी MTS 001 जो है वो 32 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है, और मिड टर्म में इसको आप हाफ बुक पढ़ेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 16 एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स मैथ्स, यहाँ तक आपका जो है वो मिड टर्म का सिलेबस होगा। यानी हाफ बुक आपने मिड टर्म तक पढ़नी है, और उसी में से आपके सवाल जवाब आएंगे। जो आपका जो MTS 001 का पेपर है वो सारा ही MCQs बेस होगा। जितने भी आपके सवाल होंगे सारे MCQs बेस होंगे। कोई भी आपका सवाल जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग की शक्ल में नहीं आएगा। तो आपने ये जहन में रखना है, और इसी तरह ही आपने पढ़ना है, और तैयारी भी उस हिसाब से करनी है कि आपको MCQs बेस पेपर देना है। और ये बेसिक पेपर होगा आपका, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता इसमें, अगर आपने मैट्रिक और इंटर में बेसिक मैथ पढ़ी है। FA वाले हों या कोई भी हों, तो ये बेसिक मैथ उनकी आप जो है इजीली हल कर सकते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला लेक्चर है वो है, शुरू होता है हमारे सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं आपके, जो आपके नंबर्स हैं ज़ीरो से लेके आगे 1 2 3 जितने भी जाते हैं, प्लस में और माइनस में, ये सारे आपके सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर का जो सेट है वो हम लोग z से डोनेट करते हैं। यानी आप लिखेंगे पहले z, और उसके बाद जो है वो आप उसके बाद इजिकल टू डालेंगे, और आपका जो सेट बनेगा वो इंटीजर्स का होगा। उसके अंदर आप प्लस माइनस दोनों साथ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू के दो पॉइंट्स होते हैं, वो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या दोनों हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। देखें इसमें, देखें ज़ीरो जो है आपका वो सिंगली पॉजिटिव नंबर होता है। उसकी लेफ़्ट साइड पे हम जाएंगे तो -1 -2 -3 और ऐसे चलता जाएगा, और हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे सारे पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे। तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। उसके बाद हमारा आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे माइनस और प्लस की जितने भी नंबर्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है। लेकिन फ़र्क जो है इंटीजर्स में और रियल नंबर्स में ये आ जाता है कि अगर आप ये लाइन नंबर देखें, ज़ीरो से लेके 1 तक जो लाइन हमारी है, इसके बीच में जितने भी वर्ड्स हैं, यानी 0.1 0.2 0.3 जितने भी वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, ये सब जो हैं आपके रियल नंबर में आते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर हो गए, या फ्रैक्शंस के नंबर हो गए, 1/2 जो हाफ नंबर होता है, 1/3 यानी थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर, 1/4, इस तरह जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट मैथ। जो डिस्ट्रिक्ट मैथ है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। MCQs वगैरह में आपसे पूछ सकता है कि डैश कंसर्न प्रोसेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। तो आपने बताना है जो MCQs है वो क्या होगा, उसका आंसर डिस्ट्रिक्ट मैथ। तो डिस्ट्रिक्ट मैथ सॉरी डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स जो है वो है कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ इंडिविजुअल स्टेप। कोई भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई भी हम सवाल कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस से हम लोग उसको हल कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मैथ। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैथ नहीं होगा। ठीक है, एक ही फ्लो में अगर कोई भी हम सवाल हल कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैथ होती है। उसके बाद अगला है लॉजिक। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड दैट डिस्कनिश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से हमारी मैथ जो है वो असल में शुरू हो रही है। जो हमारा टॉपिक है असल में यहाँ से शुरू होता है। लॉजिक क्या है? कोई भी आप बात करते हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, लॉजिक इसी पे होता है कि या तो वो सही है या गलत है। आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको जज करते हो उसी बात में कि ये सही कह रहा है या गलत। तो जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, आर्गूमेंट होती हैं, उनमें जब सही और गलत यानी ट्रू और फॉल्स आ जाता है तो उसे हम लॉजिक कहते हैं। सिंपल स्टेटमेंट देख लें। सिंपल स्टेटमेंट जो है वो होती है, अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कोई भी ऐसा सेंटेंस, ऐसा जुमला
जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, लेकिन दोनों एक वक्त में ना हो, वो हमारी सिंपल स्टेटमेंट कहलाती है। अगर वो नेगेटिव है तो हम कहेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसी तरह वो दोनों में से एक होगी। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है और ज़रूर याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना आपने याद रखना है कि दोनों जो है वो एक वक्त में नहीं हो सकते, यानी ना तो वो एक वक्त में ट्रू हो सकता है या तो वो फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकता कि ट्रू भी और फॉल्स भी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है हमारी स्टेटमेंट में। अ स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड एज प्रोपोजिशन। हम स्टेटमेंट को दूसरा नाम देते हैं प्रोपोजिशन का। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपका एक एमसीक्यूज है, ठीक है। अ स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड एज डैश, तो हम कहेंगे प्रोपोजिशन। जैसे कि एग्जांपल है 2 + 2 = 4, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल स्टेटमेंट है कि 2 + 2 4 होते हैं, तो इसमें आपकी स्टेटमेंट लगी हुई है कि ये 4 के बराबर है, तो ये ट्रू है। इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है। अब आप कहेंगे आज संडे नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आज संडे है तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्रू। तो इसी में दोनों नहीं हो सकते, एक हो सकता है, या तो हाँ जवाब होगा या तो ना, या ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। If a proposition is true, we say that it has a truth value of true. तो कोई भी प्रोपोजिशन तब तक सही होती है जब उसके अंदर ट्रुथ वैल्यू होगी, यानी सही वैल्यू होगी, तो हम उसको प्रोपोजिशन को ट्रू कहेंगे। और अगर प्रोपोजिशन फॉल्स में कोई फॉल्स वैल्यू यानी ट्रुथ वैल्यू ना हो, कोई भी फॉल्स वैल्यू हो एक भी, तो हम उससे कहेंगे प्रोपोजिशन इज फॉल्स। The truth values true and false are respectively denoted by letters T and F. तो ट्रूथ को हम T से डोनेट करते हैं और फॉल्स को हम F से डोनेट करते हैं। उसके बाद हमारा रूल, इसके बाद एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आप पढ़ लें कि ग्रास इज़ ग्रीन, हाँ या नहीं, ठीक है। इसमें हम जा सकते हैं कि ये हाँ है या नहीं है। तो जितने भी हमारे आर्गूमेंट होते हैं या तो वो सही होते हैं या गलत, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो उसमें हम लोग सही या गलत का फैसला करते हैं, तो वही हमारा लॉजिक है, वही हमारी स्टेटमेंट का रूल है, ठीक है। वो वैल्यूज़ जिसमें कंडीशन ना हो उसे हम लोग, वो वैल्यूज़ जिसमें कंडीशन आपकी नहीं होती, हम उसको प्रोपोजिशन नहीं कहते, ठीक है। प्रोपोजिशन दूसरा नाम है स्टेटमेंट का। तो हम उस चीज़ को प्रोपोजिशन नहीं कहते जिसमें हमारी कंडीशन ना लगी हो। जैसे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो आपको सीधा सीधा बोल रहा है क्लोज द डोर, वो आपको एक हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। x इज़ ग्रेटर दैन 2, इसमें भी कोई भी हमारी कंडीशन नहीं लगी, वो बता रहा है आपको कि x जो है वो 2 से बड़ा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि x = 1 और आगे लिखा होता है x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती, क्योंकि x जो है हमने पहले ही बता दिया था, कंडीशन लगा दी कि x 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच, वो अमीर है, तो इसमें कोई भी वो कंडीशन नहीं लगा रहा, तो ये सारी प्रोपोजिशन नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट वो होती है, प्रोपोजिशन वो होती है जिसमें कोई ना कोई आपके पास कंडीशन हो जिसको आप ट्रू या फॉल्स कह सको। इफ़ द सेंटेंस, रूल पढ़ते हैं हम, रूल अगला टॉपिक है रूल। इफ़ द सेंटेंस इज प्रोसीड बाय द अदर सेंटेंस दैट मेक्स प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर, देन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारी रूल वाली बात आ गई, जो मैंने आपको कहा कि अगर हम कोई रूल लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि आज संडे है, ठीक है, तो इसमें आप मेरे साथ या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे आज संडे नहीं है तो आपका होगा डायरेक्ट फॉल्स। तो किसी भी चीज़ में हम रूल तब लगाते हैं जब हमारी कंडीशन उसके अंदर लगी हो, तभी हम उसको मानेंगे कि या ये ट्रू है या फॉल्स। इस एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए x = 1 है, x 1 के बराबर है, ये इसने बता दिया, स्टेटमेंट दी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट में कहता है x बड़ा है, x इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में या तो ट्रू वैल्यू होगी या तो रॉन्ग वैल्यू होगी। अब x अगर 1 है, ठीक है, x अगर 1 है, 1 के इक्वल है, तो x कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है x 1 है, यानी वो 2 से छोटा होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब एग्जाम्पल क्या है, बिल गेट इज़ एन अमेरिकन, ठीक है, ही इज़ वेरी रिच। बिल गेट एक अमेरिकन है, वो बहुत रिच है। ही इज़ वेरी रिच इज़ अ स्टेटमेंट विद ट्रुथ वैल्यू। जब आपने पहले ही बता दिया कि वो अमीर है, तो अब अमीरी का वर्ड यानी ट्रुथ वैल्यू हमारी इस स्टेटमेंट में आ गई है, तो हम इसको
को क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट में ट्रुथ वैल्यू है, इसलिए ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, इसी तरह आप ट्रू और फॉल्स जो है वो एक स्टेटमेंट में लॉजिक गेट्स की मदद से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सारी मैथ की MTS 001 वो सारी लॉजिक गेट्स के ऊपर है। गेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से गेट्स होते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि एक स्टेटमेंट को हम समझ कैसे सकते हैं। ठीक है, x+2 स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, x+2 एक स्टेटमेंट नहीं है, वो आपको बता रहा है कि x+2 यानी कोई भी वैल्यू x में आप ऐड कर रहे हो, तो x+2 इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, मे आई कम इन, ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ये आप एक सवाल पूछ रहे हो उससे कि मैं अंदर आऊँ या मैं अंदर आऊँ। अब आपने इसमें ये नहीं बोला क्या मैं अंदर आऊँ या नहीं, मे आई कम इन और नॉट। ठीक है, जब आप पूरे कंडीशन लगाओगे तब वो स्टेटमेंट बनेगी, उसके बगैर ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी। अच्छा जी, तो ये जितनी भी आपकी एग्जांपल्स हैं उसमें स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नहीं है वो उसकी एग्जांपल्स हैं। ये भी आपके MCQs में पूछ सकते हैं कि x+2 एक पॉजिटिव है, तो आपको बताएगा कि वो MCQs में आपसे पूछ सकता है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगी हुई। ठीक है, लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये एक स्टेटमेंट है कि लॉजिक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें आप उसके साथ या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक इंटरेस्टिंग है, इस वजह से इसकी वैल्यू में ट्रुथ वैल्यू है, इसलिए हम इसको ट्रू कहेंगे। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, ये भी एक स्टेटमेंट है। -1 इज़ लेस देन 0, ज़ाहिर बात है 0 के बाद -1 आता है, और जो 0 के बाद अगर +1 होगा तो वो उससे बड़ा होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक लेस देन की अप्लाई हो रही है और ये कंडीशन जो है हमारी ट्रू आ रही है, तो हम इसको स्टेटमेंट कहेंगे। अब आपको कह रहा है x+y=12, ना तो आपको x का पता है ना तो y का पता है। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x की जगह हम लगा देते हैं x=7 और y=7, ठीक है, दोनों अगर मैं 7 की इक्वल कर दूँ तो 7 + 7 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, लेकिन मेरे पास कंडीशन तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास कंडीशन इसलिए नहीं है कि मुझे x की वैल्यू नहीं पता ना मुझे y की वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको एक स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। ये जितना भी आपकी एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग की इसी शक्ल में आपसे MCQs ज़रूर पूछेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे जाते हैं। अगला हमारा है लॉजिकल कनेक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें आप। लॉजिक गेट्स जो लॉजिक आप पढ़ेंगे सारी आगे जाके, उस सारी की ये ABC है, तो इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको याद करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये आपके MCQs भी बन सकते हैं, क्योंकि ये साइन वगैरह होते हैं, वो साइन पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन से हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये MCQs में लाजमी आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपका। अच्छा जी, हम पढ़ते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अ सिंपल स्टेटमेंट दैट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट से हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लॉजिकल कनेक्शन की एग्जांपल हैं, उससे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि ये हैं क्या क्या। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है निगेशन। निगेशन का मतलब है नहीं, नॉट। इसका सिंबल इस तरह का होता है, आपने ये याद रखना है, ये लगाना भी है जब भी आप नॉट गेट को यूज़ करेंगे। असल में ये हमारा गेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइल्ड। टाइल्ड हम इसको कहते हैं और इसकी ये शक्ल है, ये आपने याद रखनी है कि नॉट की शक्ल सिंबल कौन सा होता है और इसे हम कहते हैं क्या, ये आपसे MCQs में वो पूछ सकता है, या वो सिंबल दे देगा, उसे बोलेगा आपको इसको कनेक्टिविटी में हम क्या कहते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन जो है हमारे एंड कहते हैं हम उसका मीनिंग, और आपने एंड ही इसका मीनिंग लेना है, क्योंकि ये आपकी आगे ये गेट्स बनेंगे, नॉट एंड, नॉट्स है, एंड है और है, ये तीन गेट आपके मेन ABC है, समझ ले गेट्स की। ठीक है,
कंजक्शन जो होता है उसको हम एंड कहते हैं, और उसका ये जो है उल्टा वी कह लो आप या हैट कह लो, इसका सिंबल है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है डिसजंक्शन, ये कंजक्शन है, ये डिसजंक्शन है, और इसका जो मीनिंग है वो है और, या तो ये या तो कोई और, ठीक है। इसका जो हमारा है ये वी की तरह होता है, इसे हम वेल कहते हैं। उसके बाद है कंडीशनल, कंडीशनल जो है आगे जाके पढ़ेंगे आप, फिलहाल आप इन 3 में फोकस करेंगे। कंडीशनल जो होता है इफ़ देन, ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर क्या। उसका जो हमारा सिंबल होता है वो एरो की तरह होता है और उसे हम एरो ही कहते हैं। और बाय कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये और सिर्फ यही, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग डबल एरो के साथ यूज़ करते हैं, या तो इधर होगा या इधर, इन दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका ट्रू होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल्स को आपने बहुत क्लियरली याद करना है, बहुत क्लियरली पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जांपल्स आपके काम आएंगी और आपके एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके आगे बहुत काम आएंगी। जब आप गेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। अब उसने हमें स्टेटमेंट दी है, पी स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये उसने हमें स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है। उसके बाद क्यू है कि 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये ट्रू है फॉल्स है आप छोड़ दें, फिलहाल आपको वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसने आपको ये 2 स्टेटमेंट दी हैं। अब उसके बाद उसने इसको यूज़ किया है हैड को। हैड कौन सा ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन है हमारा, एंड कंजक्शन का, मिलाने का, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का, ये हमारा उन्होंने इसको कंजक्शन को यूज़ किया है। कंजक्शन को यूज़ कैसे किया है, पी कंजक्शन क्यू, ठीक है, या हैड क्यू, ये आपने सिंबल लगाना, जिस तरह आप बोलते हो पी प्लस क्यू या पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, आपने पहले पढ़ा होगा, उसी तरह हमारे पास ये है पी जो है हैड क्यू। इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड, यहाँ क्या लगा है, एंड, यहीं पे आपका कंजक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह आपने इसको स्टेटमेंट में यूज़ करना है, वो पावे ट्रू हो या फॉल्स, आपने उसको नहीं देखना, बस यही देखना है कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट दी हैं और उन्होंने कहा है कि आपने यूज़ करना है एंड का ऑपरेशन, हैड का ऑपरेशन, तो आपने पहली स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी पी स्टेटमेंट है इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आपने हैड यूज़ करना है, ठीक है, उसकी जगह आपने लगाना है एंड, और उसके बाद आपने क्यू या दूसरी स्टेटमेंट जो भी होगी वो आपने लिखनी है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो इसी तरह हमारा ऑपरेशन जो है एंड का ऑपरेशन आपने यूज़ करना है। आगे जाके आप ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल में भी आपको कंडीशन ट्रू या फॉल्स है उसका पता चलेगा, कौन कौन सी कंडीशन ट्रू होती हैं, कौन कौन सी फॉल्स होती हैं, वो आपकी एंड ऑपरेशन की अलग होती हैं और की अलग होती हैं, और जो हमारा नॉट है उसकी अलग होती हैं। तो उसके बाद हमारा यूज़ हुआ है पी और क्यू, पी या क्यू, ये इसमें आपको देखें सिंबल्स की पता होना चाहिए कि सिंबल कौन कौन से हैं, आपको अगर याद होगा सिंबल ये वेल का है। तो इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये आपने लगाया पी, उसके बाद आपने लगाना है और का ऑपरेशन, वेल की जगह आपने और का ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद आपने सिंपली लिख देना है क्यू कि 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये ऑपरेशन हमारा पी वेल क्यू या पी और क्यू आप कह सकते हो, ये ऑपरेशन हमारा यहाँ पे हल हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगला ऑपरेशन जो है उन्होंने यूज़ किया है वो है टाइल्ड का ऑपरेशन। टाइल्ड का ऑपरेशन जो होता है वो नॉट का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को टाइल्ड लगाना है, वो है पी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो सिंपली आपने क्या लिख देना है, नॉट लगाना है। तो इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली आप लिख सकते हो इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी आपने उसको नहीं बदलना है, यानी नॉट लगा देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक आपका स्टेटमेंट के यूज़ में जो आ रहे हैं वो आपने इस तरह इन कंजक्शन इन कनेक्टिविटी ये ऑपरेशन है हमारे नॉट एंड और ये 3 आपने यहाँ पे उसकी एग्जांपल देख ली, इसी तरह आपने हल करना है। अगर आपको पेपर में आता है कोई भी कि कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको आप क्या नाम है टाइल्ड लगा दें, तो आपने लिख देना है कराची इज़ नॉट द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। या आपको वो कहे कि 2 जुमलों को मिला दो, आई एम गोइंग होम एंड आई विल ईट लंच, ठीक है, 2 जुमले हैं आपके पी और क्यू, तो आपने उनका और लगाना है या एंड लगाना है, तो आप सिंपली लगा सकते हो आई एम गोइंग टू होम एंड आई विल ईट माई लंच, आई विल गो होम और आई विल ईट माई लंच। तो इसी तरह आपने ऑपरेशन में सिर्फ सिंपली लगाना है, लॉजिक जो भी होगी वो आपने नहीं देखनी फिलहाल इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट में आप सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है।
तो आपने कंडीशन को यहाँ पे नहीं देखना। अच्छा जी, उसके बाद ये है ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल। ठीक है, आपने ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, ज़ाहिर बात है कि सेंटेंस को आपने सिंबल फॉर्म में लेके जाना है। जिस तरह हम यहाँ पे सिंबल फॉर्म से, ये जो हमारी सिंबल फॉर्म थी उससे हम लोग जा रहे थे वर्ड्स में, सेंटेंसेस में। ठीक है, उसी तरह हम सेंटेंस से जो है वो हम सिंबल फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो अगर आपको लिखा होगा कोई भी ऑपरेशन, इट इज़ हॉट एंड सनी, तो ये समझ लो आपका ए ऑपरेशन है और ये बी है ऑपरेशन है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, पी का नाम दे दो पहले को, दूसरे को क्यू का नाम दे दो, वो आपके ऑप्शन में पहले से लगा होगा। कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता तो आप बोल देते कि पी इज इक्वल टू इट इज़ हॉट, क्यू इज इक्वल टू सनी। ठीक है, लेकिन अब आपका एमसीक्यू पेपर है तो उसमें आपको ऑप्शन ही पी क्यू के दिए होंगे। सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन होंगे वो पी और क्यू के होंगे, या ए या बी, जो भी होगा वो एक जैसे ही ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस सिर्फ आपने ऑपरेशंस को देखना है कि कौन सा ऑपरेशन हल हो रहा है और उसकी जगह आपने वो सिंबल लगाना है। जब आपको सिंबल्स याद होंगे तो आपको पता होगा नॉट का जो है वो टाइल्ड होता है, एंड का जो आता है वो हैट होता है, और जो हमारा और ऑपरेशन है उसका आपका वेल होता है, यानी उल्टा वी। तो आपने जिस तरह याद करना है आप उसको याद कर लें, लेकिन आपको उनके नाम आने चाहिए क्योंकि प्रोफेशनली आप उसको यूज़ कर सकते हो फिर। ठीक है, अब इसमें दो ऑपरेशन भी लग सकते हैं, देखें एंड और बट। ठीक है, तो अब एंड का जब लगा हुआ है तो आपने ऑपरेशन क्या यूज़ करना है, नहीं का। तो यहाँ पे आपने जो पहली स्टेटमेंट है उसके पीछे टाइल्ड का आपने सिंबल लगा देना है, और उसके बाद बट लगा हुआ यानी कि और, तो और का आप उल्टा हैट यूज़ कर सकते हो, हैट है आपकी उसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये सारा आपने रीड करना है, ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंबल टू इंग्लिश, ये आपकी रीडिंग है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है निगेशन। क्या है, निगेशन। अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं वो आपने समझने हैं इस लेक्चर में, और आपने उसको याद करना है, और ताकि आपको बेसिक पता हो कि क्या किस तरह हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, नेगेशन का। ठीक है, किस तरह ट्रुथ टेबल बनता है, ताकि ये नॉट का असल में अगर आप देखें ना तो ये नॉट का है। ठीक है, उसके डिफरेंट वर्ड्स हैं, नेगेशन है, नॉट है। तो नॉट का ट्रुथ टेबल होगा या नेगेशन का ट्रुथ टेबल होगा तो वो इसी तरह बनेगा, ये इसका रूल है। तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अच्छा जी, इफ़ p इज़ अ स्टेटमेंट वेरिएबल देन नेगेशन ऑफ p इज़ नॉट p इज़ रिलेटेड बाय। तो अगर p एक आपके पास स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट है, तो जब भी हम नेगेशन लगाते हैं तो वो नॉट बदल जाता है। जैसे कि अगर आप समझ लें आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसका जो, अगर आप नेगेशन लगाओगे यानी वो उसका उल्ट हो जाएगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। जैसे आपकी कंडीशन है कोई पहली, आई एम गोइंग टू कराची, ये आपका पी है समझ लें, ये आपकी स्टेटमेंट आपको टीचर ने दी है। अब आपने इसकी नेगेशन लगानी है। नेगेशन लगाएंगे तो आप लगाएंगे आई एम नॉट गोइंग टू कराची, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, जो भी आपकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो उसको आपने क्या कर देना, नेगेटिव कर देना। इसी तरह कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, अगर उसमें नेगेशन लग गई तो वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू। यानी आपने उसका उल्टा करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। यही आपका ट्रुथ टेबल बनेगा इसका, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है कंजक्शन। ठीक है, इफ़ p एंड q आर स्टेटमेंट देन द कंजक्शन ऑफ p एंड q इज़ p एंड q रिलेटेड एज p हैट q। तो इट इज़ अ ट्रू व्हेन ओनली वन बोथ p एंड q आर ट्रू। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम एंड का ऑपरेशन तब लगाते हैं जब हम दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना हो, लेकिन इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आपके सामने है। इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, जब तक दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा। यानी अगर आपकी एक कंडीशन भी फॉल्स कर जाती है, एक कंडीशन भी फॉल्स कर गई या दोनों फॉल्स कर गई, तो आपका जो है वो ट्रुथ टेबल जो है उसमें आपने क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो जैसे इसका है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन p एंड q ट्रू है तो आपका आंसर क्या होगा, p एंड q का क्या आंसर होगा, ट्रू। अगर एक कंडीशन फॉल्स आई तो फिर फॉल्स, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी आपका फॉल्स, और अगर दोनों
आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो आपका तब भी आंसर फॉल्स आएगा। इसमें आपने सिर्फ इतना सिंपल याद रखना है कि एंड की कंडीशन जो है आपकी कंजंक्शन की जो कंडीशन है यानी एंड की, ठीक है, इसमें आपकी दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इतना आप जहन में रख लें तो आपको ये डेफिनेशन और ये इसका ट्रूथ टेबल याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन को हम लोग इनकल्सिव भी कहते हैं या और ऑपरेशन भी कहते हैं। ये नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि ये आपके काम आएंगे, ठीक है। इफ़ P and Q are statement then disconjunction of P and Q is P or Q denoted as P well, यानी ये जो निशान है V का ये और का निशान होता है, और का सिंबल होता है, और Q। It is true when at least one of the P or Q is true and is false when only both P and Q are false। तो इसमें आपने ये याद रखना है तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी जब तक हमारी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। हमारी कंडीशन तब तक फॉल्स नहीं होगी जब दोनों कंडीशन हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर हमारी दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी ट्रू पाई गई तो हमारा जो आंसर होगा P और Q का वो क्या होगा, ट्रू होगा। देखें, ट्रू P है और Q ट्रू है तब भी ट्रू आंसर है। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तब भी आंसर ट्रू है। अगर P फॉल्स हो जाता है कहीं पे और Q ट्रू हो जाता है तब भी आपका आंसर जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर P और Q दोनों फॉल्स हो गए, दोनों आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई तो आपका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। तो इसमें आपने याद रखना ये उल्टा है एंड का। एंड ऑपरेशन में दोनों ट्रू होने चाहिए तब ट्रू आंसर होगा, और ऑपरेशन यानी डिसकंजक्शन ऑपरेशन में आपकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो फॉल्स होना लाजमी है। ये आपने याद रखना है। और जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें आपने उल्टा करना है, यानी कोई भी कंडीशन ट्रू दी है उसको फॉल्स कर दो और फॉल्स है तो ट्रू कर दो, यानी उसमें आपने नहीं मनफी नॉट लगाना लाजमी है आपका। तो ये तीन आपके गेट्स हैं मेनली, ठीक है, ये आपने याद करने हैं और इनको आपने बहुत ही लाजमी ज़रूर याद करना है, पढ़ना है, और जितनी भी रीडिंग है यहाँ तक आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आपको मैंने सिंपल रियल नंबर और इंटीजर्स वगैरह पढ़ाए, उसके अलावा आपको मैंने पढ़ाया और एंड और जो हमारा तीसरा गेट है एंड और नॉट, ये तीन गेट हमने पढ़े हैं, ठीक है। और इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने आज के टॉपिक में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप क्वेश्चन आंसर इसी जो लेक्चर हुआ है इसके मुताबिक भी कर सकते हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, उसमें भी आप कर सकते हैं।